दिस इज साक्षी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड गुड एवरीडे। आज का टॉपिक आपका रहने वाला है एचटेट पे ही। उसमें हमारा लास्ट लेक्चर मैथ्स का जो पेपर सॉल्व हो रहा था उसमें हिंदी का सेक्शन आखिरी सेक्शन था, जिसमें लेक्चर नंबर 4 में मैंने 15 क्वेश्चंस हिंदी के कवर किए। लंबा हो गया था लेक्चर, इसीलिए मैंने इंग्लिश का इस लेक्चर नंबर 5 में बोला था कवर होगा। पहले 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जो जीके का सेक्शन आता है 10-10 नंबर का, 30 नंबर का पेपर पहले अपलोड हुआ। देन आपका हिंदी का 15 मार्क्स का अपलोड हुआ। आज का लेक्चर आपका रहेगा 5th लेक्चर इंग्लिश का 15 क्वेश्चन। ठीक है, जिन्होंने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, प्लेलिस्ट में एचटेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें 4 लेक्चर्स अपलोड हैं। 5th लेक्चर आज का रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आप, एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको वहाँ पे पेपर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। लेक्चर नंबर 5 रहेगा, इसमें आज इंग्लिश का सेक्शन लेना है। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन हमारा रहेगा ठीक है। अब आपको पूरा पेपर जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा, डेली का एक लेक्चर देखने को मिलेगा। बीच में मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम की शॉर्टेज हो गई थी, तो उस वजह से मेरा लंबा गैप आ गया था। 3 लेक्चर देने के बाद मेरा 4था लेक्चर बहुत डिले हो गया, लेकिन अब 5th लेक्चर जल्दी और आगे के भी सारे लेक्चर जल्दी ही आएंगे। और एक कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैथ्स को इंग्लिश में कराना, जो टीजीटी मैथ्स का पेपर मेन मैथ्स सॉल्व होगा 60 मार्क्स का, वो तो इंग्लिश में ही होगा। वो हिंदी में क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, यही हो सकता है। क्वेश्चन प्रॉपर इंग्लिश में ही रहेंगे, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में ही रहने वाला है। इसके बाद में इंग्लिश इसके बाद जो हमारा है मेन मैथ 60 मार्क्स वाला, उसी को ही उठाएंगे। एंड इन द लास्ट हम सीडीपी लेंगे। सीडीपी का 30 मार्क्स का जो सेक्शन आता है वो लास्ट में लेंगे। इसके बाद अपन का मैथ्स ही होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सेक्शन से, पहले क्वेश्चन से। सो देखिए 46 क्वेश्चन है। 46 में मैंने सिर्फ लिख दिया प्रेपोजिशन। करेक्ट जो पूरा क्वेश्चन का सेंटेंस है वो है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको 4 प्रेपोजिशंस गिवन हैं, उस 4 प्रेपोजिशंस में से आपको एक प्रेपोजिशन यहाँ पे करेक्टली चूज करनी है। करेक्ट प्रेपोजिशन आपको यहाँ पे बतानी है। आई हैड नॉट, प्रेपोजिशन का टॉपिक आप कर चुके हैं। ठीक है, हमारा हो चुका है प्रेपोजिशन का टॉपिक। आई हैड नॉट स्लेप्ट, इंग्लिश लगभग मोस्टली होगी, प्रैक्टिस रहती है। आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 डेज। अब देखो यहाँ पे ना डैश 2 डेज है। आई हैड नॉट, आई हैड आ गया, स्लेप्ट आ गया, ईटन एनीथिंग। सो इसके अंदर आपको ये चीज़ तो साफ साफ दिख रही है कि आपका या तो सिंस आएगा या फोर आएगा। ये हमारा किसका सेंटेंस है, या तो सिंस का या फिर फोर का। बाकी 2 सेंटेंस तो आपके डायरेक्ट सीधे सीधे कट जाते हैं। अब सिंस और फोर के अंदर डिफरेंस देखेंगे। सिंस और फोर में क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे, तो आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली। सिंस कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमें लंबे समय का गैप बताना हो, लॉन्ग गैप बताना हो, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही दिन की बात कर रहा है, 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं, सोया नहीं, तो 2 दिन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर, 4। आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन प्रॉपरली फॉर 2 डेज। ठीक है, ना कि सिंस 2 डेज। पहला ऑप्शन सिंस वो इसीलिए ही देता है, जल्दी में ही गलती करके आते हैं कैंडिडेट्स। फ्रॉम और इन तो में होता है, ये चीज़ तो आएंगी नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं। सो इन दोनों में जो कन्फ्यूजन थी वो क्रिएट सॉल्व होगी आपकी। अगले पे पढ़ते हैं 47 क्वेश्चन पे। सो देखिए अगला क्वेश्चन है 47। इसके अंदर जो कंप्लीट था, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। मैंने करेक्ट ऑप्शन लिख दिया। आपको इसमें से ऑप्शन चूज़ करना है। बिसाइड आएगा, हाउएवर आएगा, बिसाइड्स आएगा, या फिर देयरफॉर आएगा। अब क्या होता है, हिंदी है, इंग्लिश है, या कोई भी सेक्शन है ना, चाहे मेन मैथ्स है, ऐसा होता है एचटेट में तो खास तौर पे होता है कि हम 2 क्वेश्चंस को तो बड़ी जल्दी से, 2 ऑप्शंस को बड़ी जल्दी से निगलेक्ट कर देते हैं कि ये तो होने ही नहीं। बचे हुए जो 2 ऑप्शंस होते हैं ना, वही गड़बड़ करते हैं, और वही गड़बड़ गलतियाँ भी वही क्वेश्चन ही कराते हैं। तो अब इसमें देखो, डैश डूइंग द कुकिंग, डैश डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन, मीन्स कुकिंग के साथ साथ, है ना। आई लुक आफ्टर द गार्डन, भाई वो गार्डन को भी देखता है या देखती है, वट एवर, इसमें ही शी का नहीं है कुछ भी मेंशन। डैश डूइंग द कुकिंग, कुकिंग करने के साथ साथ या कुकिंग करने के सिवाय बोल सकते हैं। आई लुक आफ्टर द गार्डन, क्योंकि देखो पहले यहाँ पे ऑप्शन से देखेंगे कि ऑप्शंस में क्या क्या कह रहा है। तो हाउ एवर डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन, ये तो वैसे ही आप काट सकते हैं। ठीक है, और देयरफॉर डूइंग द कुकिंग, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा आपको, कहीं से होने वाला है। ठीक है, इनका भी पर्टिकुलर जो है मैंने एक्सप्लेनेशन करा रखी है चैप्टर्स में। ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स, अब ये 2 बचे। वैसे भी साफ साफ दिख रहा है कि 2 ऑप्शंस हमारे जो सिमिलर से हैं, उसी में से एक आंसर करेक्ट होना है, या ये होगा या ये होगा। अब इन दो का क्या करें, अब बिसाइड यहाँ पे लगाएं या फिर बिसाइड्स, प्रॉब्लम तो यहाँ आती है, दोनों में से क्या लगाया जाएगा। सो यहाँ पे पहले मतलब देखो, बिसाइड का मतलब होता है कि कोई जो नियर बाय पोजीशन होती है, पास में, आप लिख सकते हैं, जिससे आपका जो भी दिक्कत हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सारी दूर हो जानी चाहिए। नियर बाय प्लेसेस आप लिख सकते हैं। कोई भी जो नियर बाय प्लेस होता है उसके लिए हमें बिसाइड का यूज़ करना होता है। अब बिसाइड्स का कहाँ यूज़ करना होता है, बिसाइड्स का यूज़ होता है कि मतलब कोई चीज़ है उसके सिवाय, यहाँ पे आप हिंदी में लिख लीजिए
के सिवाय अतिरिक्त लिख सकते हैं, अतिरिक्त के अलावा लिख सकते हैं। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नोट्स बनाइए प्लीज़, नोट्स सारे बना लेना जितने भी मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ। क्यों? क्योंकि पता क्या होता है, एस्टेट वाले घूम घूम के ना यहीं से ही पेपर बनाते हैं। अब इसी से ही, अब इसके अंदर जैसे बिसाइड्स ऑप्शन है, अगली बार ऐसा कोई ऑप्शन आ जाएगा जिसमें बिसाइड ठीक होगा, देयरफॉर ठीक होगा। तो एक बार अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया ना एस्टेट का, वही कंसेप्ट सेम टू सेम रहता है, चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो, चाहे वो 90 मार्क्स का कॉमन पेपर हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या फिट होगा, यहाँ पे आएगा बिसाइड्स। क्लियर? बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग, कुकिंग करने के अलावा या कुकिंग करने के यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है, अतिरिक्त आई लुक आफ्टर द गार्डन, वो गार्डन को भी देखता है। ठीक है, सो आई थिंक दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अच्छे से। 48 पे चलते हैं। सो देखो, अब हमें गैलेंट एक वर्ड दे रखा है, GALLANT गैलेंट। इसका हमें सनोनियम, सनोनियम ही बताना था ना। हाँ, इसका हमें सनोनियम बताना है। तो कुछ एक वर्ड ऐसे हैं जिसमें सनोनियम एन प्लस में एम ही है ना। यस, अरे बाबा अभी भी मैंने मिस्टेक किया। ठीक है, सो हमें इसमें सनोनियम बताना है। एक हमें वर्ड दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सनोनियम होता है सेम मीनिंग, जो उसके बिल्कुल जैसा हो, और एंटोनियम होते हैं जो उसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, सनोनियम, एंटोनियम और वोकैबुलरी सेक्शन, आपका ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स, आपको पता ही है जैसा होता है। सो गैलेंट वर्ड है सनोनियम, इसका हमें बताना है। गैलेंट वर्ड का मतलब होता है बहुत साहसी, बहुत साहसी बोल सकते हैं, बहुत बहादुर बोल सकते हैं, जिसके अंदर बहुत मतलब जिसके अंदर किसी बात का कोई डर ना हो। ठीक है, सो उसका जो सिमिलर है उसका मतलब है वेलिएंट। इम्पोलाइट, जो पोलाइट ना हो, सो ये तो होगा नहीं। ठीक है, सो र्यूड, र्यूड इज ऑल्सो एज इम्पोलाइट, कि जो र्यूड पर्सन, तो ये भी नहीं होगा। फियरफुल तो होता है जो बिल्कुल डरा हुआ है। सो वेलिएंट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ गैलेंट का सनोनियम हमारा वेलिएंट होगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं हिंदी में साहसी। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आप इसके अंदर इसकी इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इसको आप साहसी लिख लो, ब्रेव लिख लो, हीरोइक लिख लो, ये सारे नाम लिख लो। और भी नाम बता देती हूँ। साहसी, बस इतना ही लिख सकते हैं। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस लिख लो, जिससे कि आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं। जब भी आपका ये वर्ड रिपीट कभी हो भी जाता है, या इनकेस एस्टेट में नहीं किसी और पेपर में रिपीट हो जाता है, DSSB का भी पेपर आएंगे, KVS NVS भी आता रहता है, किसी में भी हमारे ये वर्ड्स रिपीट होते हैं। और यही प्रीवियस ईयर पेपर से ही ज़्यादातर मोस्टली वर्ड्स जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो आप इसको नोट डाउन कर लें। 49 पे चलते हैं। सो देखिए, अब हमें मैंने सेंटेंस पूरा नहीं लिखा, मैंने करेक्ट लिख दिया कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। सेंटेंस है कंप्लीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, अंडरलाइन वर्ड है हमारा रेस्ड। इस रेस्ड अंडरलाइन वर्ड का क्या करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए? ब्रॉट अप, ब्रॉट बाय, ब्रॉट आउट, ब्रॉट डाउन। अब ये 4 फ्रेजेज है हमारे पास। इस फ्रेज में से हमें पहचानना है इस रेस्ड का फ्रेज कौन सा बनने वाला है। सो अभी पहले आप सेंटेंस समझिए, सेंटेंस क्या कह रहा है, फिर ये चारों का मतलब क्या कह रहा है, ऑटोमेटिकली आप मैच कर पाएंगे। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी अ गुड सिटीजन। हमारे पेरेंट्स ने हमें रेज्ड अप, हमें रेज्ड अस, हमें उठाया है। हमारी मतलब रेज्ड अप कह सकते हैं आप एक तरीके से परवरिश, हमारी परवरिश की है ताकि हम एक अच्छे गुड सिटीजन बन सकें। क्लियर? नाउ ऑप्शंस पे आते हैं। ब्रॉट अप, ब्रॉट अप इज द सेम मीनिंग एज रेज्ड। इसका मतलब भी हमारा होता है परवरिश। लिख सकते हैं आप, अपने नोट्स बना सकते हैं। बार बार कह रही हूँ बिकॉज ये पेपर में आते हैं बार बार, यही चीज़ घूम घूम के आती है, परवरिश। ब्रॉट बाय, अब ब्रॉट बाय का मतलब होता है किसी के द्वारा लाया गया। ठीक है, ब्रॉट बाय का मतलब होता है किसी के द्वारा लाया गया। ब्रॉट अप होता है परवरिश। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपने भी कभी इस सेंटेंस का यूज़ किया हो, आई एम ब्रॉट अप इन डैश सिटी, मतलब अपनी सिटी का नाम ले सकते हैं कि मेरी परवरिश जो है, या मैं पली बड़ी भी बोल सकते हैं, मैं पली बड़ी कहाँ पे हूँ, आप उस सिटी का नाम ले लेंगे आप। सो ये जो सेंटेंस है ब्रॉट अप, ये इंटरव्यू के टाइम पर भी एक लाइन में आप यूज़ कर सकते हैं, इंप्रेशन अच्छा आता है। ब्रॉट बाय होता है किसी के द्वारा लाया गया। ब्रॉट आउट होता है बाहर, आउट का मतलब बाहर, बाहर लाया, लाया या लाना कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन का मतलब होता है नीचे लाया, नीचे लाया गया, नीचे लाया, नीचे लाना कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो रेस्ट का प्रॉपर आंसर होगा ब्रॉट अप। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, 50th क्वेश्चन। सो देखिए, द नेक्स्ट 50th क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन।
आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। जो कैंडिडेट्स कंप्लीट कोर्स ले चुके हैं उनको तो आता ही होगा ये क्वेश्चन, बट जो नहीं ले चुके, जो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहे हैं, तो मैं उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। आज के बाद आपका ए लिटल, दा लिटल और सिंपल लिटल, ए फ्यू, दा फ्यू और लिटल सिंपल फ्यू में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन को भरना है। आपका चूज़ द करेक्ट डिटरमाइनर हमारा ये है। मैंने इसको एडजेक्टिव में आपको कराया था। एडजेक्टिव आप खोल के देख सकते हैं, जिन्होंने पढ़ लिया वो अपना एडजेक्टिव का चैप्टर खोल के देखिए। मैंने उसमें बहुत अच्छे से ये डिफरेंस क्लियर कराए थे। सबसे पहले तो हमें देखना है कि लिटल के अंदर और फ्यू के अंदर डिफरेंस होता क्या है। बहुत से कैंडिडेट्स तो लिटल और फ्यू में डिफरेंस ही नहीं जानते। लिटल और फ्यू में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। डैश नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, कि कम, यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कम नॉलेज या थोड़ी नॉलेज बोल सकते हैं। थोड़ी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। अब थोड़ी के अंदर लिटल लगाएं, फ्यू लगाएं, और लिटल लगाएं तो दा लिटल लगाएं, सिंपल लिटल लगाएं, ए लिटल लगाएं। कन्फ्यूज़न तो यहाँ पे है। सो सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूँ, जो लिटल होता है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है। आज आपका बिल्कुल, जिनको बिल्कुल इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। पूरी लास्ट तक देखना। 15 क्वेश्चंस के अंदर ना आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि इन 15 क्वेश्चंस में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुश्किल हो, जो स्ट्रक कर दे हमें, जो नहीं आ पा रहा हो। तो इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो इंग्लिश नहीं सीख पाते या जिनको इंग्लिश से डर लगता है वो भी ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, पूरी वीडियो देखते रहना। सो लिटल के अंदर काउंटेबल चीज़ों को गिना जाता है, अनकाउंटेबल को। अनकाउंटेबल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लिटल के अंदर आती हैं, और फ्यू जो होता है वो काउंटेबल होता है। क्लियर? ये तो हमारा था बेसिक डिफरेंस। जहाँ पे भी काउंटेबल चीज़ें हैं तो हम फ्यू लगाते हैं। जिस चीज़ की हम गिनती कर सकें वहाँ पे अपन का फ्यू यूज़ होगा। जहाँ पे हम गिनती नहीं कर सकते वहाँ पे लिटल का यूज़ होगा। अब बात आती है ए लिटल की, दा लिटल की। ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ चलो लिटल का ही बता देती हूँ। ए लिटल, दा लिटल, और ए लिटल और सिंपल लिटल और दा लिटल। ठीक है, ऐसे क्लियर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जो ए लिटल चीज़ है वो होते हैं हमारी, मतलब कि लाइक कुछ, जैसे कि कुछ, थोड़ा। अब जैसे थोड़ी नॉलेज या कम नॉलेज, कुछ लिख सकते हैं, थोड़ा लिख सकते हैं, कम लिख सकते हैं, थोड़ी, थोड़ा, थोड़ी, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ, थोड़ा या फिर कम। ठीक है, मीन्स ये ए लिटल के अंदर एक चीज़ सिंपल से लिखें जिससे आपका कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। यहाँ पे लिखो पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। और जो लिटल है ये हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। मीन्स ना के बराबर, मीन्स जो चीज़ है ही नहीं, ना मात्र, जिसे बोलते हैं ना, ना मात्र, ना के बराबर, तो वो नेगेटिव सेंस ना के बराबर लिखें। कभी भी आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा यहाँ से। और दा लिटल होता है थोड़ा या ज़्यादा, मतलब जितना भी, इसे आप ब्रैकेट में लिखें जितना भी। ठीक है, या ब्रैकेट में लिख लें इंग्लिश में टोटल। थोड़ा ज़्यादा जितना भी है दैट मीन्स कंप्लीट, टोटल का टोटल। तो अब देखिए ए, अब मैंने तो वैसे आंसर ही बोल दिया, मतलब ए लिटल ही आंसर है तो निकल ही ए लिटल रहा है। सो ए लिटल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। ठीक है, सो दा लिटल नहीं आएगा क्योंकि ये टोटल के बारे में बात करता है। लिटल तो बिल्कुल ना के बराबर होता है इसलिए नहीं आएगा। फ्यू हमारा काउंटेबल होता है जबकि नॉलेज को गिना नहीं जा सकता। फ्यू वैसे कट गया था तो ए लिटल करेक्ट आंसर है। आप इसकी प्लीज़ एक्सप्लेनेशन अच्छे से नोट डाउन करना ताकि आपको कभी भी नहीं भूले। सो देखो अगला क्वेश्चन है 51, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चूज़, आप पूरा कंप्लीट नहीं लिखा मैंने। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड यू नॉट डैश अबाउट द वर्ड एटलस। क्या आप वर्ड एटलस के बारे में नहीं जानते? न्यू, नॉन, नो या फिर नोस। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो है हमारा एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन की फॉर्म में है। मीन्स एक तो पास्ट है, हमें दिख रहा है डिड, डिड से क्वेश्चन बन रहा है। पास्ट फॉर्म है, इंटेरोगेटिव है, पास्ट इंटेरोगेटिव है। जब भी हमारा यहाँ पे डिड आ गया, यहाँ पे पहले ही पास्ट की फॉर्म है तो हम यहाँ पे कभी भी पास्ट तो ले ही नहीं सकते। तो यहाँ से हमारा न्यू और नॉन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब नोज़ तो हमारा वैसे भी प्रेजेंट के लिए हो गया, ये भी कैंसिल हो जाता है। सो जब भी हमारा यहाँ पे V2 होगा तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली V1 आता है। ठीक है, ये रूल होता है। डिड यू नॉट नो, यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आ सकती, नॉन न्यू नहीं आएगा। डिड यू नॉट नो अबाउट द वर्ड एटलस इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नंबरिंग डाल लेना 50। सो देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है। सो इसका ऑप्शन मतलब वो पूरा सेंटेंस क्या है? चूज़ द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस के लिए पैसिव कौन सा होगा, हमें पैसिव चूज़ करना है। ये हमें सेंटेंस गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। वी या एक्टिव से पैसिव में बनाना है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ एक रूल्स बताए गए थे आपको। प्रेजेंट के अंदर हमें क्या करना होता है, पास्ट के अंदर क्या करना होता है, फ्यूचर के अंदर क्या करना होता है। V2 है तो हमारा वाज वर्ब में चेंज होता है,
पास्ट के अंदर की बात कर रही हूँ। सो ये सारे जो रूल्स हैं आप देख सकते हैं लेक्चर्स के अंदर एक्टिव और पैसिव के। यहाँ पे अभी ये चीज़ करानी है तो इसके अंदर अब सारा रूल्स तो दोबारा से बता नहीं सकती, वो प्रॉपर उसके अलग से लेक्चर्स बने हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ पेपर ही सॉल्व हो रहा है तो पेपर पे ही चलेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसका एक्टिव पैसिव समझाना है यहीं पे स्टार्ट किया तो वो लेक्चर पूरा एक्टिव पैसिव पे ही चला जाएगा। ठीक है, सो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत बड़ी नहीं है। पैसिव के अंदर क्या है, वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। तो वो कह रहा है वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर, जयपुर की जू में उन्होंने विजिट किया आखिरी संडे को। ये तो है एक्टिव। अब इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, हमारे लास्ट संडे हमारे द्वारा जयपुर की जू में विजिट किया गया, ये हमारा बनेगा। सो विजिटेड है, यहाँ पे सबसे पहली बात है V2 है, V2 चेंज होता है, ये हमारा पास्ट की बात कर रहा है। V2 चेंज होता है वाज वर्ब में, वाज वर्ब तो सेंटेंस में आएगा ही आएगा। वर है, ठीक है, वाज है, वर है, वाज है। अब आप कहेंगे वाज वर तो सभी में ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे वाज बीइंग है तो ये हमारा वैसे कैंसिल हो गया। यहाँ पे वर विजिटेड है, यहाँ पे वर विजिटेड है, यहाँ पे वाज विजिटेड है। सो इन तीनों में अभी हमारा सस्पेंस बना हुआ है, क्या कैंसिल होगा। सो वी विजिटेड है तो यहाँ पे ये बायस चेंज होगा। ठीक है, सो जू ऑफ जयपुर वर विजिटेड बायस ऑन लास्ट संडे, नहीं, क्योंकि हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एक्टिव का, ही प्लेज ए मैच, ही प्लेज ए मैच, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ए मैच इज़ प्लेड बाय हिम, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे से तो पहले सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो ऑन लास्ट संडे ये वाला तो हमारा वैसे ही कट गया, तो ऑन ये एक ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ऑन लास्ट संडे से। सो यही हमारा करेक्ट है, ऑन लास्ट संडे। पहले इसको मैं पूरा क्लियर करा देती हूँ। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर, तो वी विजिटेड, वी का चेंज होता है बायस में तो वाज विजिटेड हो जाएगा। V2 का चेंज होना है वाज वर्ब में, ये तो करेक्ट ही है। ठीक है, तो वाज विजिटेड और बायस। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी सारे हमारे गलत हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 53 पे पढ़ते हैं। सो देखिए 53 क्वेश्चन है, कुकिंग इज़ हिज हॉबी। तो हमें इसमें क्या बताना है, द अंडरलाइन वर्ड इज़ यूज्ड एज, जो अंडरलाइन वर्ड है, इस पे अंडरलाइन है, वो कैसा वर्ड है, वर्ब है, जिरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है। ये टॉपिक आपका नॉन इन्फिनिटिव का कंप्लीट हो चुका है। नॉन इन्फिनिटिव के अंदर मैंने क्या बताया था, जो कैंडिडेट्स नहीं वो लेक्चर्स देख पाए तो उनको बता देती हूँ। नॉन फाइनाइट का हमारा पहले नॉन फाइनाइट का हमारा टॉपिक का नाम था। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक टेबल ही अगर आपने लर्न कर लिया ना, एक टेबल बनवाया था, उस टेबल से ही आपका पूरा का पूरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। वैसे इसके अंदर बहुत सारे रूल्स भी बताए थे, बट अगर इतना भी आप देख लेंगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। नॉन इन्फिनिटिव के अंदर यहाँ पे हमारा वर्ब था, वर्ब के अंदर हमारा फाइनाइट वर्ब था, फाइनाइट वर्ब के बाद हमारा यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब था। अब देखो मेरे पास इतनी ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी भी ये 16 मिनट की वीडियो होगी। अभी हम 53 क्वेश्चन पे हैं, हमें 60 क्वेश्चन तक कवर करना है। सो लेक्चर्स बहुत ही लंबे जा रहे हैं। सो देखो मेरे को ये है कि ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बताना है, इसका आंसर बताया और चलता बना, भागना नहीं है, समझना है कि कहाँ पे हम गलतियाँ करके आते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन एक 60th क्वेश्चन होगा, वो आपके लिए होमवर्क होगा, तो लास्ट तक देखना वीडियो को और उस होमवर्क का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, सो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा इसके अंदर आगे टाइप्स होते हैं। फर्दर नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर हमारा आगे फिर फर्दर टाइप्स बताए गए थे। सो उसके अंदर आपका था पार्टिसिपल, ठीक है, और आपका था जिरंड और आपका था इन्फिनिटिव। ठीक है, सो यही आपसे पूछा गया है यहाँ पे। ये जो कुकिंग है वो हमारा क्या है, तो हमारा देखो वर्ब तो है नहीं, क्योंकि वर्ब के तो आगे फर्दर टाइप्स हैं, तो या तो वो जिरंड होगा या पार्टिसिपल होगा या इन्फिनिटिव होगा। सो वर्ब तो ये आपको वैसे भी नहीं दिख रही। ठीक है, सो अब इसके अंदर हमारा फाइनाइट वर्ब, तो इसमें तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। मेन हमारा नॉन फाइनाइट का टॉपिक था। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर हमारा पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, जल्दी से बताती हूँ। पार्टिसिपल के अंदर आगे फिर से 3 टाइप्स थे। पार्टिसिपल के अंदर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल था, ये पीपी लिखा है मैंने, प्रेजेंट पार्टिसिपल था। फिर हमारा पास्ट पार्टिसिपल था। आप लेक्चर पूरा देख लेना, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से, आई थिंक 2 लेक्चर्स में ये वाला लेक्चर कंप्लीट कराया था नॉन इन्फिनिटिव का। उसके अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से ये टेबल बनवाया था, इस टेबल की एक एक्सप्लेनेशन बताई थी। उस हर एक एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे, बहुत सारे रूल्स देखे थे, उसके एग्जाम्पल्स किए थे। पूरा चैप्टर था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये हमारे 3 पार्टिसिपल थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल इन्फिनिटिव, हाँ ठीक है। सो पार्टिसिपल आपका यहाँ आएगा और इन्फिनिटिव वहाँ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हाँ वो वैसे इन्फिनिटिव मैंने पहले बताया था वहाँ पे, जो मुझे याद आ रहा है
आई थिंक ऐसा ही बताया था मैंने, इन्फिनेटिव पहले नंबर पे बताया था, देन मैंने आपको जेरेंड कराया था, देन पार्टिसिपल। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हमें 3 टाइप्स देखनी है, हम कैसे भी कर सकते हैं। सो पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था यहाँ पे V1 + ing होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में हमारा पास्ट में चला गया, हमें इससे बातें नहीं करनी। जेरेंड के अंदर मैंने आपको बताया था V1 + ing, ठीक है। आगे इन्फिनेटिव के अंदर, इन्फिनेटिव तो ये बिल्कुल भी नहीं है, फोर्थ वैसे कट रहा है क्योंकि इन्फिनेटिव के अंदर होता है बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव के मैंने आपको टाइप्स बताए थे। बेयर इन्फिनेटिव में सिर्फ V1 होता है, टू इन्फिनेटिव में 2 + V1 होता है। इसमें तो ing का वैसे भी दूर दूर तक नाम नहीं है, सो ing वाला इन्फिनेटिव तो जाएगा नहीं, ये कट गया, वर्ब कट गया। जीरेंड और पार्टिसिपल में बच गया। अब हमारा जीरेंड भी हमारे V1 + ing है, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी V1 + ing है। तो अब आप यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे कि इट इज़ जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम कैसे पहचानें? फिर से मैंने वहाँ पे उस टेबल में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कि जहाँ पे जीरेंड है वहाँ पे V1 + ing तो है ही। सिमिलर केस में जहाँ पे पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है वहाँ पे भी V1 + ing है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे V1 + ing के साथ में मैंने ब्रैकेट में n लिखवाया था, जो कि नाउन होता है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म + ing के साथ नाउन है, और यहाँ पे मैंने V1 + ing के साथ आपको V लिखवाया था, ये वर्ब का काम करता है। सो यहाँ पे ये पार्टिसिपल भी नहीं होगा, ये जीरेंड होगा, क्योंकि वो कह रहा है कुकिंग इज़ हिज हॉबी। तो हमारा V1 + ing साथ में ये नाउन है, ठीक है। देखो, एक इस चीज़ को समझने की, कुकिंग इसके अंदर क्या है, इसके पीछे इतना बड़ा कंसेप्ट था। अभी भी मुझे लगता है काफ़ियों को समझ आया होगा, तो काफ़ियों को नहीं भी आया होगा, तो जिनको नहीं आया वो पूरा लेक्चर देख लेना, उसमें समझ आ जाएगा। 54 पे पढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे पेपर सॉल्व कराते कराते मैं पूरे टॉपिक्स पे आ जाती हूँ, तो बहुत टाइम चला जाता है। सो देखो, मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए, लंबा लेक्चर जा चुका है। 54 और 55 फिर वही है, बोर नहीं होना, बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि एक एक चीज़ को देखो, अगर हम एक्सप्लेन करके नहीं समझाऊंगी एक एक चीज़ को, फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या आंसर बता दी। आंसर तो आपको यूट्यूब पे कोई भी बता देगा। आप अगर सर्च करेंगे कि इसका मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी सॉल्यूशंस आप सर्च करेंगे, काफ़ी सारे जो हैं कैंडिडेट लोग हैं बता सकते हैं आंसर्स, वो डायरेक्ट आंसर्स बता देंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ आधा घंटा या अगर 40 मिनट्स की, 30 मिनट्स की, 35 मिनट्स की वीडियो चली भी जाती है, तो अगर आप उसे सुन लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन आपके ये कंसेप्ट एक बार बिल्ड हो जाएंगे, उन 15 क्वेश्चंस का आपकी एक मजबूती सी बन जाएगी, पकड़ बन जाएगी। सो इसके अंदर हमें बताना था स्पेल्ट मीन्स स्पेलिंग कौन सी ठीक है। कमिटेड, मैंने आपको ये कैंडिडेट्स को करा रखा है कि ये कमिटेड तो एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है। COMM होता है, फिर I होता है, COMMITTED, यहाँ पे सिंगल ई आता है। सो इसके अंदर कमिटेड ये करेक्ट है, ठीक है। सो इसके अंदर तो मुझे क्या ही एक्सप्लेन करना है आपको, कमिटेड की स्पेलिंग ये वाली करेक्ट है। इसके अंदर 55 क्या है? हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी, द हेड मास्टर, इसमें द हेड मास्टर की बात करी है, एंड द सेक्रेटरी, ये 2 अलग अलग बंदे हैं। अगर ये बीच में यहाँ पे ये वाला द ना आता, ऐसे आता द हेड मास्टर एंड सेक्रेटरी, तो वही हेड मास्टर और वही सेक्रेटरी की बात कर रहा है। लेकिन इसने यहाँ पे द हेड मास्टर दे दिया, बीच पे एंड दे दिया, इन दोनों को जोड़ने वाला। एंड द सेक्रेटरी मीन्स दोनों अलग अलग बंदे हैं, मीन्स 2 चीज़ें हैं, एक नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी प्रेजेंट डैश। सो यहाँ पे आएगा वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। वाज बिंग, वर्बिंग नहीं आएगा। सो WERE, वर इज़ द करेक्ट आंसर। 56 पे चलते हैं। सो देखो, अब 56 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा पूरा, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखा है। इसका सेकंड आंसर करेक्ट है, मैं पूरा समझा अच्छे से देती हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच हमें बतानी थी। इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रहा है द टीचर सैड, ये मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी पूरा चैप्टर करा दिया, अच्छे से लेक्चर पूरा हो चुका है। इनडायरेक्ट स्पीच हमें बतानी है। इसने कहा है द टीचर सैड टू हरी, टीचर हरी से कहता है, टीचर ने हरी को क्या कहा? वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क येस्टरडे, आपने अपना कल का होमवर्क क्यों नहीं किया? वो टीचर ने हरी को कहा है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये फॉर्म कैसी है। ये फॉर्म है इंटेरोगेटिव की। जहाँ पे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म आती है वहाँ पे सैड और सैड टू जो चेंज होता है वो आस्क्ड में होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे रूल्स बता देती हूँ आपको। यहाँ पे सैड का और सैड टू का जब भी इंटेरोगेटिव की बात आएगी, ये सभी की नहीं कर रही, तो वो आस्क्ड में चेंज होता है, ठीक है। सो सबसे पहला डिफरेंस आपका ये क्लियर हुआ। तो जहाँ पे भी आस्क्ड है, ASKED आस्क्ड, तो वो ऑप्शंस को आप होल्ड पे रखेंगे, बाकी ऑप्शंस वैसे ही आपके कट जाएंगे। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है द टीचर आस्क्ड, आस्क्ड है, फर्स्ट ऑप्शन होल्ड पे रहेगा। सेकंड भी द टीचर आस्क्ड, सेकंड भी होल्ड पे रहेगा। थर्ड ऑप्शन है द टीचर सैड टू, कैंसिल हो गया। द टीचर सैड फोर्थ है, बिल्कुल कैंसिल हो गया। लास्ट के 2 ऑप्शन मैंने पहले ही कैंसिल कर दिए, ये हमारे होंगे ही नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको पेपर भी दिखा देती हूँ। सो
अरे बाबा, आपको पेपर दिखा ही नहीं पाऊंगी ऐसे। सो कोई बात नहीं, आप देख लेना, पेपर आपके पास होंगे, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना। सो लास्ट के 2 ऑप्शंस कट हुए, टाइम हमारे पास लिमिटेड टाइम में, हमें ज़्यादा मैटर सॉल्व करना है, 2 ऑप्शंस कट। अब अपन की बात आती है द टीचर सैड टू का चेंज हो गया, आस्क्ड में, यहाँ तक हम आ चुके। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जब भी इंटेरोगेटिव का बात आएगी तो इंटेरोगेटिव में अगर WH फैमिली आता है क्वेश्चन मार्क फॉर्म में, WH फैमिली आता है, वो WH फैमिली आपकी एज इट इज़ रहेगी, वाई। तो यहाँ पे दोनों में ही वाई है, तो हमारा अभी भी नहीं कैंसिल हुआ वाई। इसके बाद मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी हमारा इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन टाइप का फॉर्म आएगा, तो जो हमें उसका आंसर देना है, जो उसका स्पीच चेंज करनी है डायरेक्ट की इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट की डायरेक्ट में, तो अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो उसको सिंपल फॉर्म में ले जाना होता है। ये रूल बताया गया था आपको। तो यहाँ पे वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क येस्टरडे, सबसे पहले यहाँ पे येस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में, तो द प्रीवियस डे भी दोनों में है, तो यहाँ से भी अगर यहाँ से निगलेक्ट हो सके तो यहाँ से निगलेक्ट कर देना है और कैंसिल कर देना है। इसके अंदर हमें हमेशा काटना होता है ऑप्शन, कि हमें देखते जाओ ये चीज़ चेंज हो रही है, जिसमें हो रही है उसको होल्ड पे डालो, बाकी के कैंसिल। तो इसमें ऐसे मतलब इसको कट करके हमें 4 ऑप्शंस में से आंसर फटाफट अपना निकालना होता है, ठीक है। येस्टरडे का द प्रीवियस डे। अब ये जो क्वेश्चन फॉर्म है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिंपल फॉर्म में होगा, तो मैं आपको दोनों पढ़ के सुनाती हूँ। पहला है द टीचर आस्क्ड हरी वाई हैड ही नॉट डन हिज होमवर्क, वाई हैड ही आते ही फिर से क्वेश्चन फॉर्म बन गया, जो कि गलत है, हमें क्वेश्चन फॉर्म नहीं सिंपल फॉर्म लेनी है। इससे अगला है द टीचर आस्क्ड हरी वाई, ये तो मैंने लिख ही रखा है, यहीं से पढ़ते हैं। द टीचर आस्क्ड हरी वाई ही हैड, ठीक है, यहाँ पे पहले वाले में दे रखा है वाई हैड ही फिर से क्वेश्चन की फॉर्म में चला जाएगा, जो कि हमें नहीं लेना। सो इसीलिए ये आंसर करेक्ट है। बस इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगी मैं, लेक्चर लंबा बुक से। देखो अब हमें इस बैंकरप्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, जो कैंडिडेट्स पेड वाले हैं उनको पता होगा बैंकरप्ट हो चुका है। ये हमारा एंटोनियम है, इसका हमें एंटोनियम बताना है, ठीक है। बैंक करप्ट का एंटोनियम आपको बताना है। बैंक करप्ट होता है दिवालिया निकालना, इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक आपको ये बैंक करप्ट लर्न भी कराया था अच्छे से। तो बैंक करप्ट होता है दिवालिया निकालना। सो इसका एंटोनियम बताना है, इसका अपोजिट बताना है। सो पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास कोई मनी नहीं है, नो मनी, हैविंग नो मनी, या आप लिख सकते हैं पुअर, जो गरीब है। तो ये तो फिर वैसे ही इसी का सेम हो गया, सिनोनियम हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब भी यही होता है बैंक करप्ट, जिसका मतलब होता है दिवालिया। सो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें तो इसका एंटोनियम बताना है। सो इंसॉल्वेंट का अपोजिट सॉल्वेंट है। अब आप ऑप्शन से भी, अगर आपको नहीं भी पता था बैंकरप्ट क्या होता है, तो 2 ऑप्शंस है ना, तो इन दोनों में एक सॉल्वेंट है और एक इनसॉल्वेंट। तो ऑब्वियस ही बात है, एक इसका अपोजिट है और एक इसका सिमिलर है, तो बस इन दोनों में से आंसर लगाएं। ये 2 तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। एक जस्ट क्लू दे रही हूँ कैसे पेपर सॉल्व करना होता है, कैसे 2 ऑप्शंस को रिजेक्ट करना होता है, समझ रहे हो बात को। रियून्ड RUNED का मतलब आप लिख सकते हैं बिल्कुल तबाह कर देना किसी चीज़ को, टू डैमेज समथिंग, किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना। एंड द अपोजिट ऑफ सॉल्वेंट इज दिवालिया का, बैंकरप्ट का हमारा एंटोनियम होगा सॉल्वेंट, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए आज के आखिरी 3 क्वेश्चन हैं, मन तो करता है आपको तीनों होमवर्क में दे दूं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं आपको ये 2 होमवर्क में देते हैं। ये आपका मॉडल पहचानना है आपने, इसमें आपने मॉडल को पहचानना है, MODEL मॉडल। सम पीपल डैश का स्की बेटर देन अदर, सम पीपल डैश स्की बेटर देन अदर, क्या आएगा, मस्ट, कैन, कुड या शुड। तो इसमें आप नंबरिंग डाल लें, ठीक है। 1 2 3 4 आपको 1 2 3 4 में से जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब देना सभी अपना। ए मैन हु इज़ विमिनिश इन नेचर, ये वाला तो आप जो कैंडिडेट पढ़ चुके, कोर्स हो चुका जिनका ना कंप्लीट, वो तो फट देने से जवाब देंगे, ये मैंने पूरा करा रखा है उन्हें। ए मैन हु इज़ विमिनिश इन नेचर, और ये चीज़ मुझे अभी पता भी नहीं थी कि ये पेपर में आया हुआ है। मैंने शायद बताया भी था उस समय कि आया हुआ है, लेकिन पता नहीं था कौन से एग्जाम में है। सो ये देखिए, ए मैन हु इज़ विमिनिश इन नेचर यहाँ पे आया हुआ है HTET में 2019 के TGT मैथ्स के पेपर में। सो एस्ट्रोनॉइस्ट, एपिक्योर, एफिमिनेट, VLT, आपको इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है। 59 और 60 का हम 58 पे बात कर लेते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं, फिर हम मिलेंगे मैथ सेक्शन में। क्लियर? मैथ सेक्शन का भी वेट करना, क्योंकि उसके अंदर भी शॉर्ट ट्रिक से आपको सारा मैथ्स कराऊंगी, 60 के 60 क्वेश्चन, फिर CDP करेंगे। आई पेड द बिल डैश इन कैश, मैंने आंसर ही बोल दिया, मतलब लाइन बोलते बोलते ही आंसर मुंह से अपने आप निकल रहा है। सो ये भी हमारा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन देखो 2-3, पहला क्वेश्चन भी प्रेपोजिशन का था, दूसरा क्वेश्चन भी प्रेपोजिशन का था, यहाँ पे भी लास्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन भी प्रेपोजिशन का है। तो आई पेड द बिल इन कैश, इन होता है कैश में, मैंने जो बिल है वो कैश पेमेंट किया है बिल का, ठीक है। सो ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2 फटाफट से कमेंट कीजिए, एक वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना कैसा लग रहा है आपको। फटाफट से मैथ्स का, जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे उतना जल्दी आपका मैथ्स का वीडियो अपलोड होगा, और उसमें इन दोनों ने ये जो भी आंसर्स करेक्ट बताएंगे उनका
कुछ सरप्राइज होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।